अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो शक्तियाँ थी, जो विषय थे जिन पे कानून बनाने का अधिकार था, उस पे चर्चा जब हो रहा था तो संविधान सभा के द्वारा, जो संविधान सभा के नेता थे, उनके द्वारा क्या बहस चल रही थी, उनके द्वारा क्या क्या बातें की गई थी। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक है राज्य की शक्तियाँ, है ना। उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या कहता है कि संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्या होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होंगे। यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पत्र लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो उस समय के सभापति थे, संविधान सभा के सभापति थे। तो यहाँ पे बहुत से बहस चलता है। बहस किस बात को लेकर चलता है कि शक्ति किसे दिया जाए। बहुत से जो तमिलनाडु से कुछ नेता होते हैं, जो सांसद होते हैं, संविधान सभा के सदस्य होते हैं, जो कुछ सदस्य उड़ीसा से होते हैं, कुछ सदस्य महाराष्ट्र से होते हैं, वह शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में नहीं होते हैं। वह लोग चाहते हैं कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दिया जाए। इसी पे बहस होती है ना। उन सभी के मन में अपना अपना एक अलग अलग डर होता है, जिसमें डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा, है ना। इस पर हम लोग आगे और बात करते हैं। आगे इसमें क्या दिया गया है कि संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी। जब संविधान सभा जब बना, है ना, तो जो अधिकार थे, विषय थे, उन विषयों को 3 भागों में बांटा गया, है ना। पहला विषय का नाम दिया गया केंद्रीय सूची, दूसरा का नाम दिया गया राज्य सूची और तीसरा का नाम दिया गया समवर्ती सूची, है ना। जो पहली सूची है, जो केंद्रीय सूची है, उसमें वैसे विषय को रखे गए जो केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे, और इस विषय पे सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाने का हकदार होंगे, केंद्र सरकार होंगे। जबकि जो दूसरी सूची राज्य सूची है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, राज्य सरकार को। और जो तीसरी सूची बनाया गया, जो तीसरी लिस्ट बनाया गया, यह जो लिस्ट बनाया गया, इस लिस्ट पे केंद्र और राज्य दोनों मिल के कानून बना सकते थे, इसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक पेच फंसा दिया गया। पेज क्या फंसाया गया कि अगर जो तीसरी सूची है, जिसे समवर्ती सूची भी नाम दिया गया, अगर इन सूची में किसी भी तरह का बदलाव किया जाता है, मतलब इस पर कोई भी कानून लागू किया जाता है, कोई कानून बनाना है, तो उस पर राज्य कानून बना सकता है। लेकिन सेम विषय पे अगर केंद्र ने भी कानून बना दिया तो वह जो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे जीरो घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब वो कानून लागू नहीं रहेगा। और किसका कानून सिर्फ लागू रहेगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य का कानून लागू रहेगा। आय कहता है परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। हम जानते थे कि अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे कि एक शक्तिशाली केंद्र हो। उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि क्या हो कि केंद्र हमारा शक्तिशाली हो, है ना। क्या कहते हैं कि केंद्र हमारा क्या हो, शक्तिशाली हो। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली केंद्र के पीछे क्या कहते हैं कि अगर शक्तिशाली केंद्र नहीं रहेगा तो हम शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे, है ना। जो राज्य सरकार है उसके बीच में जो समन्वय है हम लोग स्थापित नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौता होगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हमें आवाज़ उठाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर समझौता करने के बाद कोई प्लांट लगाना है, कोई ऑफिस लगाना है, अगर उस परिस्थिति में अगर राज्य के पास ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा और ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो राज्य क्या करेंगे, हमें अलाउ नहीं करेंगे, हमें कानून बनाने मतलब अपना ज़मीन नहीं देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो आवाज़ है, स्टेचर है, वह कम हो जाएगा, है ना। वह इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो केंद्रीय नियंत्रण में ज़्यादा विषय को रखा गया था, है ना। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए, है ना। अब चूंकि कानून बनाना था, केंद्र मजबूत चाहिए था, इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू ने अपना तर्क दिया। दूसरा तर्क क्या है कि जो बहुत सारा विषय क्या किया, राज्य सरकार को न दे के, राज्य सूची में न डाल के समवर्ती सूची में डाल दिया। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में कानून केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। लेकिन समस्या क्या है
कि अगर केंद्र ने भी कानून बनाया, राज्य ने भी कानून बनाया सेम विषय पे, तो वह केंद्र का कानून लागू होगा और राज्य का कानून लागू नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उसके भी आगे केंद्र को और मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया, संविधान में 356 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 356वां जोड़ा गया, है ना। जिसमें क्या किया गया था, जिसका प्रावधान क्या है कि अगर राज्यपाल जो गवर्नर है वह राज्य का जो काम है उसका देख रेख करेगा, है ना। अगर संविधान के सम्मत या संविधान के अनुसार या जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून है, अगर उसके अनुसार राज्य सरकार कानून नहीं चलाता है, शासन नहीं चलाता है, तो वह क्या करेगा, अपने जो मुख्यमंत्री को हटा के आता है, मतलब एक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति उन्हें मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार देता है और सारा का सारा पावर वह अपने हाथ में रख लेगा। ये सब क्या था, यह सब यह है कि केंद्र को मजबूत बनाने का एक तरीका है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कहता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि संविधान में राजकोषीय संघवाद दिया गया। क्या दिया गया संविधान में? राजकोषीय संघवाद दिया गया। राजकोषीय संघवाद से अर्थ है कि जो कर आएगा, जो टैक्सेस आएंगे, जो पैसे होंगे, है ना, वह किसके नियंत्रण में होगा? क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं जिसके नियंत्रण में पैसे होगा वह ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। जिन भी सरकार के पास में ज़्यादा पैसे होंगे वह ज़्यादा शक्तिशाली होगा। आज भी दुनिया में यही नियम लागू है ना। तो यहाँ जब हमने राजकोषीय संघवाद बनाया तो वहाँ भी एक जटिल व्यवस्था बना दिया, है ना। कैसे? है ना, जो टैक्स का जो सिस्टम था, है ना, जैसे सीमा शुल्क और जो कंपनी कर है, जहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वह हमने कहाँ दे दिया? केंद्र सरकार के पास रखी, है ना। और जो कुछ अन्य मामले, जो छोटे मोटे मामले थे, जहाँ पे जैसे इनकम टैक्स, छोटे मोटे मामले तो नहीं है लेकिन हाँ, जो इनकम टैक्स हो गया, आबकारी टैक्सेस हो गए, है ना, वह क्या करेगा, उसमें भी जो केंद्र सरकार है उसमें भी राज्य से आधे, जो 50-50% है, बांट लेंगे, है ना। आगे क्या होता है, जैसे अन्य मामले हो, जैसे राज्य स्तरीय शुल्क है, जैसे जो राज्य को सौंप दी गई, कुछ जो शुल्क है, जो टैक्सेस है, राज्य को दिया गया। जैसे में क्या है, जो कुछ अधिभार, जो एक्स्ट्रा टैक्स, जो सरचार्ज है, वह लगाने का अधिकार किसे दिया गया? राज्य को दिया गया, है ना। वसूलने का अधिकार भी और उसे कलेक्शन करने का अधिकार किसे दिया गया? राज्य को दिया गया, है ना। और जो जमीन हो गया, संपत्ति हो गया, बिक्री हो गया, बोतल बंद शराब हो गया, है ना, इन सब पे जो भी टैक्स है यह राज्य वसूलता है ना। इसमें से भी क्या है, कुछ टैक्स को कौन रख लेगा? केंद्र के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पैसे के मामले में है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में, जो आर्थिक स्तर पे है, हमने केंद्र को मजबूत किया और राज्य को हमेशा कमजोर करते चला गया, है ना। जब हम इस तरह की व्यवस्था बना रहे थे, मजबूत केंद्र बना रहे थे, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठता है ना। आवाज़ क्या उठता है कि कुछ सदस्य होते हैं, वह क्या बोलते हैं कि केंद्र बिखर जाएगा, अगर इतना शक्ति हम केंद्र के पास में देंगे, इतना विषय हम केंद्र के पास में देंगे, तो क्या हो जाएगा? केंद्र बिखर जाएगा। और केंद्र भी कैसे बिखरेगा, उसको लेके, है ना, सभी बहुत से सदस्य होते हैं अपना अपना तर्क देते हैं। उसी में हम लोग आगे पढ़ने के लिए जाते हैं कि राज्यों के अधिकार की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की, है। उन्होंने कहा न केवल राज्य को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। मद्रास से जो वर्तमान में तमिलनाडु है, वहाँ से एक संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम है के संतानम, है ना। उन्होंने केंद्र कमजोर केंद्र और मजबूत राज्य के पक्ष में उन्होंने एक वक्तव्य दिया, है ना। वक्तव्य क्या दिया कि अगर जो केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए शक्ति का पुनर्वितरण जरूरी है। मतलब अगर राज्य के साथ साथ अगर हम केंद्र के साथ साथ अगर हम राज्य को भी मजबूत बनाएंगे तब शक्तियों का क्या होगा, उसके लिए हमें शक्तियों का फिर से बांटने की जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि मतलब उस समय जो राष्ट्रवादी नेता सब थे उनके मन में एक माहौल सब बन गया था। उस समय एक ऐसा सिचुएशन बन गया था कि सभी क्या चाहते थे कि एक मजबूत केंद्र हो, है ना। तो उसी पे टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एक जिद सी बन गया है।
क्या है, एक जिद सी बन गया है कि तमाम शक्तियां किसको सौंप देने के लिए क्या कहा जा रहा है, केंद्र को। संतानम साहब आए कहते हैं कि यह बहुत बड़ी गलत फहमी है, अगर हम सारा शक्तियां केंद्र को दे देंगे उससे केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाने के कारण वह अपने जिम्मेदारियों को बहुत बेहतरीन ढंग से, क्योंकि यहाँ पे मजबूत होने का अर्थ है कि उन्हें उनके पास केंद्र के पास ज़्यादा विषय चला जाएगा, और उन ज़्यादा विषयों के कारण केंद्र अपने जिम्मेदारियों को बहुत बेहतरीन ढंग से निर्वाह नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण यह होगा कि जो केंद्र है अपना जिम्मेदारी बेहतर ढंग से नहीं निभा पाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण जो राज्य है वह कमज़ोर होने लगेंगे। जब अपना जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो वह जिम्मेदारी किसे दिया जाना चाहिए, वह जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए राज्य को, है ना। इससे यह होगा कि केंद्र का तो बोझ कम होगा, केंद्र का बोझ कम होगा, साथ ही अगर केंद्र का बोझ कम होगा तो केंद्र क्या करेंगे, अपने आप को बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, और राज्य भी क्या हो जाएगा इससे, चूंकि राज्य को भी ज़्यादा विषय मिल जाएगा, है ना, तो राज्य भी क्या करेंगे, उस पर बेहतर ढंग से काम करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, केंद्र कमज़ोर ना होके केंद्र मजबूत हो जाएगा, है ना। इसके समर्थन में आगे कहते हैं, जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राज्यों के बारे में कहते हैं कि जो अभी जो वितरण है कि सारा चीज़ किसको दे देना है, केंद्र को दे देना है, इससे क्या हो जाएगा, जो राज्य हैं बहुत पंगु सा महसूस होगा, मतलब अपाहिज सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने उसके पास तो राजकोषीय ज़्यादा नियंत्रण तो है नहीं, मतलब उसके पैसे पे ज़्यादा नियंत्रण तो है नहीं राज्य के पास में। उसी को लेके कहते हैं संतानम साहब कि जो राजकोषीय प्रावधान है प्रांतों को खोखला कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे टैक्सेस के जो कंट्रोल किसके नियंत्रण में है, केंद्र के नियंत्रण में है ना। आगे कहते हैं क्योंकि भू राजस्व के अलावा, मतलब केंद्र जो राज्य के पास मात्र क्या है, भू राजस्व, मतलब भूमि से, कृषि से, या जो भी संपत्ति होते हैं राज्य के अंदर, उससे ही टैक्स वसूल सकते हैं, है ना। आगे कहते हैं कि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर किसके नियंत्रण में है, केंद्र के अधिकार में दे दिए गए हैं, है ना। आगे कहते हैं यह बात सत्य भी है, यदि पैसा नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी। बात एकदम सत्य है, क्योंकि राज्य के पास तो पैसे ही नहीं है, सारे टैक्सेस किसको दे दिया गया है, केंद्र को दे दिया गया है ना। आगे कहते हैं मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े, है ना, कि ये कहते हैं कि हमें ऐसा संविधान स्वीकार नहीं है, हम ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहते हैं जहां राज्य केंद्र से आके कहे कि मैं अपने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, औद्योगिक स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। मतलब यहाँ पे केंद्र पे टिप्पणी, मतलब मजबूत जो व्यक्ति या जो नेता लोग मजबूत केंद्र के पक्ष में है, उन पे यह टिप्पणी कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं कि आप एक गलत दिशा में बह रहे हैं, है ना। क्या कि सारे टैक्सेस का नियंत्रण केंद्र के पास दे दिया गया है, तो राज्य के पास कुछ बच ही नहीं रहा है ना। तो राज्य को खैरात मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहाँ, केंद्र के पास में, है ना। वो अपने हर एक काम के लिए केंद्र पे निर्भर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, पैसा आने का सोर्स ही नहीं है, संसाधन ही अपने माध्यम ही छीन लिया है ना। आगे के उसी में कहते हैं कि अगर उन्हें शिक्षा भी देना होगा अपने नागरिकों को, राज्य को, तो उसके लिए भी पैसा केंद्र से मांगना पड़ेगा, साफ सफाई भी देना होगा तो भी केंद्र से पैसा मांगना होगा, सड़क बनवाने होंगे तो भी केंद्र से पैसा देना होगा, उद्योग की स्थापना करना होगा तो भी उसे केंद्र से ही पैसा मांगना होगा, है ना। इसीलिए आगे कहते हैं, संथानम साहब कहते हैं किससे अच्छा है ना, किससे, इस संघीय व्यवस्था से अच्छा है कि हमें क्या बना देना चाहिए। आगे कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें। मतलब अगर केंद्र मजबूत होगा, इससे अच्छा क्या कहते हैं कि आप संघीय व्यवस्था खत्म करके आप क्या बनाइए, एकल व्यवस्था बना दीजिए। जो अंग्रेज वाला व्यवस्था चलता रहा है वही व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आगे संतनम साहब क्या कहते हैं, संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, है ना। कहते हैं कि अगर आपको लागू ही करना है केंद्र और जो राज्य के बीच में, अगर आपको केंद्र को ही मजबूत बनाना है तो बेहतर होगा कि आप क्या कीजिए, इसके लिए पहले आप एक समिति बनाइए, है ना। समिति को जिम्मेदारी दीजिए वो क्या करे, पूरा जांच परख करे, पूरे अच्छे से बेहतरीन ढंग से जांचे, है ना। लोगों से बात करिए, लोग चाहते क्या है, और उस आधार पे आप तय कीजिए, ना कि इस आधार पे कि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हैं।
है ना। आगे कहते हैं कि अगर प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इस तरह की प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा, है ना। और भी प्रांत के लोग थे, और भी मत प्रांत का अर्थ है यहाँ पे राज्य से, और भी राज्य के जो नेतागण थे, सदस्य थे संविधान सभा में, उन्होंने भी बहुत से मतलब जो संविधान सभा के जो प्रमुख नेता थे उन पे दबाव डाला कि आप क्या कीजिए, आपको करना चाहिए क्या कि आप केंद्र को तो मजबूत बनाइए, लेकिन क्या है राज्य को भी पंगु नहीं बनाना है, राज्य को भी क्या कीजिए मजबूत बनाइए, है ना। अगर नहीं बनाएंगे तो उड़ीसा से एक सांसद जी थे वह तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र बिखर जाएगा। अगर हम ज़्यादा मजबूत बनाएंगे तो केंद्र क्या हो जाएगा, बिखर हो जाएगा, है ना। अब इसमें अगला टॉपिक है संविधान निर्माण में ही कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। क्या है कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। अब यह शुरू होता है प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी, है ना। क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि अभी शक्ति के बंटवारों के लेके क्या है बहुत से चर्चा चल रहे हैं। चर्चा क्या है कि जो बहुत से राज्य से आए हैं सांसदगण, उनका कहना है कि हमें मजबूत केंद्र नहीं बनाना है, हमें मजबूत राज्य बनाना है ना। उसी में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक तो तर्क हमने देख लिया, केंद्र बिखर जाएगा। जो पक्षधारी थे, किसके पक्षधारी थे, मजबूत राज्य के पक्षधारी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मजबूत केंद्र कौन कौन लोग चाह रहे हैं और उनका तर्क भी देखेंगे, है ना। कहते हैं कि शक्तिशाली केंद्र की जरूरत असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था, है ना। अंबेडकर ने घोषणा की थी वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं, है ना। और वो यहाँ तक कहते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र, है ना। आप चूँकि एक आपको यहाँ पे एक टर्म आ गया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या किया गया था, इस एक्ट में, इस कानून में एक ऐसा व्यवस्था किया गया था जिसमें केंद्र सरकार को असंख्य पावर दे दिया गया था और राज्य को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। लेकिन चूँकि यह सिस्टम क्या था, अंग्रेज के नियंत्रण में था, तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि राज्य कमज़ोर हो। चूँकि राज्य पे किसका सरकार बनना था, राज्य पे सरकार बनता उस समय बन रहा था जो भारतीय नेता सब थे, जैसे कांग्रेस हो गए, मुस्लिम लीग हो गया, जो हिंदू महासभा हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गए, इन लोगों का सरकार बन रहा था, है ना। तो इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि उन लोगों के पास में बेहतरीन मतलब अच्छा मौका ना मिले, है ना, उन लोगों को नियंत्रण किया जाए। इसीलिए 1935 में जो कानून लाया गया उसमें केंद्र को मजबूत रखा गया, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वो तो काफ़ी नहीं है, अगर हमें एक मजबूत देश बनाना है तो हमें केंद्र को और मजबूत बनाना होगा, 1935 के कानून से भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, है ना। उसके पीछे कारण जो बहुत से नेता क्या कहते हैं कि सड़कों पर हो रहे जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके, है ना। हम लोग सभी जानते हैं जब देश आज़ाद हो रहा था, है ना, जब हम आज़ादी मना रहे थे, है ना, उसी समय क्या हो रहा था, हमारे देश में दंगे भी चल रहे थे, है ना। एक साइड हम आज़ादी का खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरे साइड क्या है, हम दंगे के शिकार हो रहे हैं, है ना। हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पे, धर्म के आधार पे, है ना। और हमने क्या देखा था उस दौरान पे, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार थी वो एकदम निष्क्रिय हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग की सरकार वहीं थी जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या अत्यधिक था, है ना। या मुस्लिमों के समर्थन से बना हुआ, जो मुस्लिम लीग के समर्थन से बना हुआ सरकार था, वहाँ पे सरकार एकदम निष्क्रिय सा हो गई थी। और चूँकि उस समय जो राज्य है वो कमज़ोर था, है ना, और केंद्र मजबूत था, तो केंद्र किसके नियंत्रण में था, अंग्रेजों के नियंत्रण में था, तो अंग्रेज छोड़ दिए, है ना, दंगा को भड़कने दिया, है ना। तो इससे जो बहुत से नेता थे चिंतित होगा कि अगर राज्य को मजबूत कर दिया गया और केंद्र को कमज़ोर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कभी भी शांति स्थापित नहीं कर जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर दंगा होता है तो हम दंगा को कभी भी रोक नहीं पाएंगे, है ना। इसी को आधार बनाते हुए जो बहुत से नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनका मांग था कि नहीं, हमें मजबूत केंद्र चाहिए, है ना। उसी में एक गोपाल स्वामी अय्यर जी हैं,
है ना। उन्होंने जोर देकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्या कहते हैं? केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। गोपाल स्वामी अय्यर के बाद शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में एक और जो नेता है जिनका नाम है बालकृष्ण शर्मा, इन्होंने भी कहा। क्या कहते हैं कि शक्तिशाली केंद्र क्यों चाहिए? क्योंकि शक्तिशाली केंद्र रहेगा तो देश के हित में योजना बनेगा, है ना। अगर राज्य को मजबूत कर देंगे, केंद्र को कमजोर करेंगे तो राज्य अपने लिए सोचेगा। राज्य के अंदर जो आज भी जो झगड़े चल रहे हैं, है ना, वह झगड़े सलट नहीं पाता, है ना। वह उस झगड़े को सलटाने के लिए केंद्र मजबूत चाहिए। आपको अगर फिर याद आए, मतलब बात आ जाएगा कि किस तरह के झगड़े राज्यों के बीच में चलते हैं। तो राज्य के बीच में झगड़े चलते हैं अपने सीमा को लेके, है ना। इसका हम सबसे बेहतर उदाहरण दे सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक का दे सकते हैं, है ना। फिर कर्नाटक और तमिलनाडु का देख सकते हैं। ये लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ ये लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे मजबूत केंद्र है, इसीलिए झगड़ा शांत है। अगर केंद्र मजबूत नहीं होता तो ये झगड़े लगातार बढ़ते जाते हैं, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर देश के हित में योजना बनाना है, जो आर्थिक संसाधन है उसको जुटाना है ना, उचित शासन व्यवस्था स्थापित करना है, तो क्या चाहिए? हमें एक मजबूत केंद्र चाहिए। और सबसे बड़ा बात कि अगर हम विदेशी आक्रमण से बचना है, किससे बचना है? विदेशी आक्रमण से बचना है, तो भी हमें क्या चाहिए? कि मजबूत केंद्र चाहिए, हमें मजबूत केंद्रीय सरकार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि हम अंग्रेजों गुलाम कैसे हुए? क्योंकि हम राजाओं में बटे हुए थे, हम जमींदारों में बटे हुए थे। जमींदारों में बटने के कारण क्या हुआ? अंग्रेज हमें आसानी से तोड़ते हमें क्या किया? हमें धीरे धीरे निगल के हम पे लगभग 200 साल तक शासन किया, है ना। इसीलिए बालकृष्ण शर्मा साहब कहते हैं कि अगर हमें मजबूत अगर देश बनाना है तो इसलिए हमें केंद्र को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। और सबसे रोचक बात कि विभाजन से जो पहले, अगर आज़ादी से पहले, है ना, कांग्रेस भी क्या कहती थी कि प्रांतों को हम काफ़ी स्वायत्तता देंगे, मतलब प्रांत अपना जो चाहे क्या बोलते हैं, कानून बनाना चाहे तो कानून बना सकते, स्वायत्तता देने की बात की थी, है ना। लेकिन यह बात इसलिए किया गया था कि जो मुस्लिम लीग है कम से कम उसके मन में क्या हो? शांति स्थापित हो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा इस बात पे आ रही थी कि वह मुस्लिमों की पार्टी है और वह मुस्लिमों के लिए ही लड़ रही है, वह जो भी कर रहा है मुस्लिमों के लिए कर रहा है ना। तो उसी को भरोसा दिलाने के लिए कोशिश की थी, है ना। और यहाँ तक कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि जिस प्रांत में, मतलब जिस राज्य में लीग की सरकार बनेगी, वहाँ पे जो केंद्र सरकार रहेगा कांग्रेस का, तो वहाँ पे उसके साथ कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, उसके काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब कांग्रेस बंटवारा को देखता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमें विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले से राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। कहते हैं कि अब जैसे बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद क्या होते हैं? दंगे होते हैं। तब कांग्रेस क्या कहते हैं, जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, कि अब हमें विकेंद्रीकृत संरचना के लिए किसी भी तरह का दबाव में रहने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसका इसका भोगी तो बन ही चुके हैं, है ना। आगे है कि औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटकों राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों को और स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। कहते हैं कि हमारे देश में जब अंग्रेज था तो क्या था? एकल व्यवस्था ही, तो शासन का एकल व्यवस्था ही लागू था, है ना। हमने इस एकल व्यवस्था में क्या देखा था? एकल व्यवस्था में देखा था कि अंग्रेज हमें, अगर हम दंगे में फंसे तो हमें छोड़ दिया गया, अगर हम भूखे मर रहे तो हमें छोड़ दिया गया, है ना। हमारे संसाधनों का गलत प्रयोग किया गया, है ना। इन सब घटनाओं को देखते हुए जो हमारे नेता सब थे, उनका मानना था कि नहीं, अब समय आ गया है कि हम इस एकल व्यवस्था से निकलते हुए हमें कहाँ जाना है? हमें एक मजबूत केंद्र की तरफ जाना है ना। और इसीलिए हमारे संविधान में हम क्या देखते हैं? एक मजबूत केंद्र दिखता है ना, जिसका टैक्स से लेके एजुकेशन से लेके, है ना, लगभग जो महत्वपूर्ण चीज़ है उन सभी पे नियंत्रण है।